दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और वो है ज़्यादा से ज़्यादा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जनरल पेपर, जिसमें कि करेंट अफेयर्स, बिहार जीके जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनमें अच्छा मार्क्स ला सकें और शिक्षक बनने का अपना सपना पूरा कर सकें। तो आइए दोस्तों देखते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी न्यू जर्सी, ऑप्शन सी जॉर्जिया और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस परियोजना के तहत भारत ने विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट सेवा, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट माँ, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट सुरक्षा और ऑप्शन डी प्रोजेक्ट भीष्म। तो प्रोजेक्ट भीष्म के तहत भारत ने विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज को काशी कल्चर पाथवे नाम दिया गया है? ऑप्शन ए G20, ऑप्शन बी बिम्स्टेक, ऑप्शन सी संघाई सहयोग संगठन और ऑप्शन डी ब्रिक्स। तो दोस्तों ब्रिक्स संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज को काशी कल्चर पाथवे नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले आर रवि कन्नन हैं? ए ऑन्कोलॉजिस्ट, बी कृषि वैज्ञानिक, सी पर्यावरणविद या डी शिक्षाविद। तो दोस्तों हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले आर रवि कन्नन एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 37 वर्षों के बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध विश्वनाथन आनंद की जगह किसने ली है? ए पी हरिकृष्णा, बी विदित गुजराती, सी डी गुकेश या डी आर प्रज्ञानंद। तो दोस्तों डी गुकेश 37 वर्षों के बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध विश्वनाथन आनंद की जगह ली है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया या ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? ए पेटीएम, बी एनसीआर कॉरपोरेशन, सी हिताची पेमेंट सर्विसेज या डी एजीएस लेन देन। तो दोस्तों इनमें से एजीएस लेन देन ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए अहमदाबाद, बी सांची, सी मंडी या डी सूरत। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? ए 893, बी 916, सी 918, डी 925 या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात 918 है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 तक पटना ज़िला बिहार के कितने ज़िलों से सीमाबद्ध था? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10 या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जुलाई 2018 तक पटना ज़िला बिहार के 9 ज़िलों से सीमाबद्ध था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है?
ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का स्थान पहला है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी जम्मू एवं कश्मीर या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता बिहार राज्य की न्यूनतम है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी किशनगंज, ऑप्शन सी सीतामढ़ी, ऑप्शन डी पूर्णिया या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से बिहार जिले में पूर्णिया जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी पूर्णिया। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? ए बेगूसराय, बी मधेपुरा, सी सुपौल, डी शिवहर या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का शिवहर जिला सबसे गरीब जिला है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? ए किशनगंज, बी अररिया, सी मधेपुरा, डी खगड़िया या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इन जिलों में 2001 से 2011 के दौरान मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में तृतीय स्थान पर है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज़ की शुरुआत की? ए फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन या डी इल्तुतमिश। तो दोस्तों बलबन ने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज़ की शुरुआत की थी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ए अफगानिस्तान, बी मोरक्को, सी इराक, डी उपरोक्त में से एक से अधिक या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता मोरक्को देश से थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? ऑप्शन ए चेरो राजवंश के, ऑप्शन बी ओइनिवार राजवंश के, ऑप्शन सी कर्नाट राजवंश के या ऑप्शन डी पिथिपति राजवंश के। तो दोस्तों मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फुतुहाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ए ईश्वरदास नागर, बी भीमसेन, सी हरिदास या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था? ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कैम्बे या ऑप्शन डी ब्रोच। तो दोस्तों सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का के द्वार के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से होती थी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी गुप्त प्रशासन में, बी चोल प्रशासन में, सी मराठा प्रशासन में, या डी विजयनगर प्रशासन में। तो दोस्तों, मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, इसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ए इलाहाबाद की संधि पर, बी सुगौली की संधि पर, सी बेसिन की संधि पर, या डी सालबाई की संधि पर। तो दोस्तों, बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इलाहाबाद संधि। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है ए 30%, बी 27%, सी 40%, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? ए पाकिस्तान, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश की है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी आइजोल, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल शामिल है, जबकि भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आइजोल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे शुष्क स्थान है ए लेह, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में स्थित जैसलमेर है। यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है। जैसलमेर को स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जैसलमेर। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा यानी कि कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? ए 6, बी 5, सी 7, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, या ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है, जिसमें 7 देशों से स्थलीय एवं 2 देशों से समुद्री सीमाएं साझा होती हैं। पाकिस्तान की सीमा 5 राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से, तथा बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से मिलती है। भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से साझा रूप से संलग्न नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है? ए रांची पठार का, बी मालवा पठार का, सी छोटा नागपुर पठार का, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? ए उत्तरकाशी, बी चमोली, सी अल्मोड़ा, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? ए बुंदेलखंड, बी बघेलखंड, सी मालवा, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं।
बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बघेलखंड। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी केरल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों केरल में शांत घाटी स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, केरल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ए पी लॉरेंस, बी ए वी अलेक्जेंडर, सी जे एंड्रयू, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जे एंड्रयू कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ए रक्षा, बी गृह मंत्रालय, सी खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ए अरुणा आसफ अली, बी सी राजगोपालाचारी, सी जगजीवन राम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित भारत की अंतरिम यानी कि अस्थायी सरकार में जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? ए 10 से 15%, बी 20 से 25%, सी 30 से 35%, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत 10 से 15% था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 10 से 15%। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? ए अनुच्छेद 110 का 1, अनुच्छेद 122 2, अनुच्छेद सी 120 1, या डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 1 प्रावधान करता है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 120 1। अगला प्रश्न है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? ए अनुसूचित जाति, बी धार्मिक अल्पसंख्यक, सी अनुसूचित जनजाति, या डी भाषाई अल्पसंख्यक। तो दोस्तों 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों की शासन और हितों की सुरक्षा में संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल नहीं किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुसूचित जनजाति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? ये बहुत ही आसान सवाल है। ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 17, या डी अनुच्छेद 22। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया? ए 1974 में, बी 1975 में, सी 1976 में, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 16 मई 1975 को बना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी।
प्रश्न है, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए एयरोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, धारा घनत्व होता है ए एक अदिश राशि, बी एक सदिश राशि, सी बीमा विहीन, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र है अदिश राशि, बी सदिश राशि, सी आयाम रहित राशि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? ए फिसलन घर्षण, बी रोलिंग घर्षण, सी स्थैतिक घर्षण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों फिसलन घर्षण वह घर्षण बल है जो दो संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष फिसलन गति का विरोध करता है, जबकि रोलिंग घर्षण उन सतहों के बीच कार्य करता है जिनके बीच बेलनाकार गति होती है, जबकि दो स्थैतिक सतहों वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रोलिंग घर्षण। इससे सबसे कम घर्षण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? ए तीरंदाजी, बी अंतरिक्ष रॉकेट, सी वेंचुरीमीटर, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक की गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना इत्यादि। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अंतरिक्ष रॉकेट। अगला प्रश्न है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? ए चोक कुंडली द्वारा, बी डायनामो द्वारा, सी ट्रांसफार्मर द्वारा, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों एसी करंट को डायनामो द्वारा उत्पन्न करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानव कान की श्रवण परास क्या है? ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, बी 20 हर्ट्ज से कम, सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्वनि एक प्रकार की तरंग यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग है जो कि वस्तुओं में कंपन होने से उत्पन्न होती है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको अपश्रव्य ध्वनि तरंग कहा जाता है। मानव के कान इनको नहीं सुन सकते। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उनको श्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। मानव के कान इन ध्वनियों के सुन सकते हैं। तो मानव कान की श्रवण परास की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है? ए गामा किरण, बी अल्फा किरण, सी एक्स किरण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ए अनुप्रस्थ तरंगे, बी अनुदैर्ध्य तरंगे, सी विद्युत चुंबकीय तरंगे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती हैं
इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं जिसके माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? ए अवरक्त विकिरण, बी पराबैंगनी विकिरण, सी दृश्यमान विकिरण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पराबैंगनी विकिरण के पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी।